हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स ग्रुप पर। तो आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी बुक का नेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसका ये पूरी बुक का लेक्चर नंबर 9 है। मतलब क्या है इसका, इससे पहले आपके 8 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम हमारे सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो था आपका ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड, यानी कि उन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो आपके सल्फर कंटेन करते होंगे। इनमें 2 कंपाउंड्स के बारे में अब तक हम पढ़ भी चुके हैं, जैसे आपका पहला था थायो अल्कोहल और थायो ईथर। 2 कंपाउंड हम इसमें अब पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसमें मेनली डिस्कस करेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड के बारे में। बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब C6H5SO3H ग्रुप के बारे में। ये कंपाउंड आपका कैसे बनता है? ये कंपाउंड आपका बनता है बेंजीन के। बेंजीन क्या होती है आपकी? C6H6 ये होती है बेंजीन की। बेंजीन का 1 और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम को अगर हम रिप्लेस कर दें SO3H ग्रुप के थ्रू, इससे रिप्लेस कर दें इस वाले ग्रुप से, तब आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका प्रिपेयर करेंगे। ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को एक नेम दिया जाता है, जिसमें हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजीन से प्रिपेयर करते हैं। उस रिएक्शन को आपका नेम दिया जाता है सल्फोनेशन रिएक्शन। क्या नेम दिया जाता है? सल्फोनेशन। तो अब हम इसमें सल्फोनेशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। तो यहां पर आप स्केच डाल लीजिए सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में जैसे मैंने अभी बताया है, किससे बनाया जाता है? बेंजीन से। बेंजीन की रिएक्शन करेंगे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। और इसमें आपको टेम्परेचर रखना है 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच आपको इसका टेम्परेचर रखना है। ठीक है, देखिए आपने अब तक करी भी होंगी ये रिएक्शन। पहले हम मेन रिएक्शन देखेंगे, या आप इसको बोल सकते हो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, पहले मेन रिएक्शन करेंगे, फिर उसके बाद इसका क्या देखेंगे? मैकेनिज्म देखेंगे, यानी कि एक एक स्टेप में आपके आयंस कैसे डिसोसिएट हुए हैं, क्या आपका कैसे जुड़ा है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहा है, ये सारी चीजें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने कैटलिस्ट ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच हम इसका टेम्परेचर रखेंगे। तो फिलहाल तो मैं आपको रिएक्शन डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, अभी मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगी, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका बनेगा C6H5SO3H ग्रुप आपका यहाँ से बनेगा, और यहाँ से H2O आपका रिमूव होगा। कैसे रिमूव होगा अभी बताते हैं। मैकेनिज्म देखो इसका। मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा कैटलिस्ट लेंगे, और कैटलिस्ट और जिसके हमने रिएक्शन कराई है, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट बनाएगा, वो लेंगे हम हमारा यहाँ से। कैसे? ये ले लिया हमने H2SO4। क्या मैं H2SO4 को खोलकर लिख सकती हूँ? खोलकर किस तरह से? मैं एक एक बॉन्ड शो कर सकती हूँ इनके बीच का। क्या आपको बॉन्ड शो करने आते हैं? नहीं आते? तो देखिए H2SO4 में देखो सेंटर में कौन है आपका? सल्फर। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके ऑक्सीजन कंप्लीट करोगे, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करोगे। ये हो गई यहाँ से इसकी वैलेंसी कंप्लीट। अब ये क्या बचा? एक एक H बचा, इन ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। इसी तरह से दूसरा आइटम रखा जाएगा आपका, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ये फर्स्ट स्टेप है आपका यहाँ से इस रिएक्शन का। अब देखो दोनों साइड सिमिलर ग्रुप है। अब हमें क्या करना होगा? इनकी रिएक्शन करानी होगी। कैसे कराएंगे? हम करेंगे बॉन्ड्स का डिसोसिएशन। बॉन्ड्स का डिसोसिएशन कैसे होता है? अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, कि ये जो आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन होती है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, ये सारी रिएक्शंस हमने आपको करा रखी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसमें पूरा प्रोसेस है कि ये होती कैसे है, मॉलिक्यूल कैसे आता है, प्रॉपर्टीज किस तरह की होती हैं, वो सारी चीजें उसमें कराई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या करेंगे? कोई सा भी H ले लेंगे और कोई सा भी OH मॉलिक्यूल ले लेंगे। किस तरह से होगा? यहाँ पर मान लो मैंने ये इस तरह से कर दिया। कैसे?
ये कैसे हुआ? अरे आपको बॉन्ड्स डिसोसिएट करने आते हैं? कैसे? देखो मान लो मैंने ये बॉन्ड डिसोसिएट किया सल्फर और ऑक्सीजन की कंपैरिजन में, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा? आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन अट्रैक्ट कर लेगा? सारे इलेक्ट्रॉन्स आपका ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लेगा, इस पर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से जब हमने OH रिमूव किया तो यहाँ से क्या रिमूव करेंगे? यहाँ से H रिमूव करेंगे, तो यहाँ से ये आपका बन जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका HOH वाले जुड़ जाएंगे। देखो ये इस तरह से ये आपका जुड़ जाएगा और यहाँ से आपका बना लेगा H2O। मान लो मैंने सबसे पहले यही रिमूव किया है, ये आपका H2O निकला था ना यहाँ से, ये आपका रिमूव कर दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनेगा? हमें क्या चाहिए? कौन सी रिएक्शन है? मैंने बताई अभी आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो हमें इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बनाएंगे? हमारा मेन क्या है? नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो है आपका SO3H। SO3H पार्शियली पॉजिटिव, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है आपका? ये बचता है आपका HSO4 पार्शियली नेगेटिव। इसकी भी क्या जरूरत है? ये हमें चाहिए तो है नहीं, ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कहीं भी छोड़ दोगे, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, कहीं ना कहीं इसको भी मैनेज करेंगे। सेकंड स्टेप देखो, आप देखो हमें हमारा मिल गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब इलेक्ट्रोफाइल का क्या कराएंगे? हम अटैक कराएंगे। किस पर अटैक कराएंगे? हमारी बेंजीन पर अटैक कराएंगे। तो यहां से हम बेंजीन को कुछ इस तरह से खोलकर लिखेंगे, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे? इस बेंजीन पर अटैक कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल का, SO3H पार्शियली पॉजिटिव। H पर पार्शियल पॉजिटिव मत लगा देना, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका क्या है? बॉन्ड डिसोसिएट होंगे। कैसे? ये आपका डिसोसिएट नहीं होते, इन्हें बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कहते हैं। डीलोकलाइजेशन क्यों कहते हैं? देखो अभी आपके ये बॉन्ड यहाँ है और इस पोजीशन पर है। जब आपका रिजल्ट ये वाली जो स्टेप होगा कंप्लीट हो जाएगा ना, ये आपके बॉन्ड कंप्लीटली अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे। जैसे एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म होकर इधर आ जाएगा, ये वाला खत्म होकर इधर आ जाएगा। ये बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज इसमें होगी। अब देखो यहाँ पर आपका है नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के पास तो जुड़ेगा नहीं, तो पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। यहां से आपका क्या होगा? मतलब रिएक्शन का क्या होगा? रिएक्शन में आपका SO3H ग्रुप बेंजीन पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा। देखो ये चार्ज नहीं भूल जाना, इस पर तो आप क्या करोगे? इस पर तो आप SO3H, ये ग्रुप आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पर एक और हाइड्रोजन लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ मैं हाइड्रोजन? अब आपको पता है बेंजीन के हर कॉर्नर पे क्या होता है? C और H प्रेजेंट होता है। जब भी C6H6 बनता है तो हमने यहाँ पर इसका क्या किया? यहाँ पर बॉन्ड तो डिसोसिएट करके दिखाया। ये आपका H तो हम दिखाएंगे ना, वैलेंसी तो रखनी पड़ेगी ना, ये H भी आपका रिमूव हो जाएगा, बाद में पता चल जाएगा आपको कैसे। देखो ये आगे यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरह का, ये बॉन्ड बाकी ऐसे कैसी। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? सेकेंड स्टेप में आपको ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट करना है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने जब ये बॉन्ड इधर को डिसोसिएट किया है तो सेकंड बॉन्ड आप दूसरी डायरेक्शन में डिसोसिएट नहीं करेंगे। पहला बॉन्ड जिस डायरेक्शन में डिसोसिएट किया है, दूसरा बॉन्ड भी उसी डायरेक्शन में डिसोसिएट करना है। इस चीज का ध्यान रखना बस, वरना रिएक्शन गलत हो जाएगी। इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव। अब आपके इसी तरह से देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। ये आ गया आपका यहाँ पे बॉन्ड, एक साइड आपका H है और एक साइड आपका SO3H है और इस पर आएगा आपका पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? ये वाला बॉन्ड आपको इधर डिसोसिएट करना है, इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव। अभी देखना ध्यान से एक चीज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले ये वाला स्टेप कंप्लीट करते हैं। बहुत इजी है आपकी ये रिएक्शंस, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आपका बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर आपका पार्शियली पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ये आपका SO3H और ये आपका H। ठीक है,
अब ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे बॉन्ड ही नहीं रहा, अब हम ये वाला पॉजिटिव कैसे हटाएं यहाँ से, और ये वाला H हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको रिमूव कैसे करें। तो देखिए इसमें ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा इस डायरेक्शन में, इस कॉर्नर पर आएगा आपका नेगेटिव और ये इस H पर आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे। किस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, देखो ये आपका H पॉजिटिव, ये मैंने इधर रिमूव कर दिया, ये देखो यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका बॉन्ड बनेगा, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड इधर, ये इधर और ये इधर, और ये आ गया आपका SO3H। क्या आपका C6H5SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर हो गया यहाँ से या नहीं? आपका C6H5SO3H ग्रुप आपका यहाँ से प्रिपेयर हो गया है। अब ये जो आपका H पॉजिटिव बचा है ना, इसको भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगाते हैं। थर्ड स्टेप देखिए, ये आपका उठा लो H पॉजिटिव, और ये जो ये है ना, ये चीज जो बची हुई है आपकी, और ये चीज है, ये आपकी क्या होंगी, एक साथ जुड़ जाएंगी और आपके कैटलिस्ट ऐसा का ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। ये चीज आपने सुनी तो जरूर होगी कि आपका कैटलिस्ट रिएक्शन के बाद में एज इट इज रिमूव हो जाता है, वो आपका रिमूव इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, H2SO4। ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, सल्फोनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यूजेस हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो वो डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे इसमें, आई होप आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सल्फोनेशन रिएक्शन का। अब आगे देखो इसमें आगे क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सल्फोनेशन रिएक्शन। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब ये स्टार्ट किया था ये आज का लेक्चर, कि हमारे ग्रुप किस तरह से इफेक्ट डालता है किन चीज़ों पर, वो भी देखेंगे हम। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ ग्रुप। नेचर ऑफ ग्रुप कैसे, जैसे आपका ये है C6H5SO3H, ये वाला जो आपका ग्रुप है ये किस तरह से इफेक्ट डालता है, यानी कि अब आप सोच रहे होंगे कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हमें देखो एक तो सल्फर की ज़रूरत है, सल्फर की ज़रूरत तो है ही, हम हमारे इसमें चैप्टर में क्या है, चैप्टर ये आपका सल्फर वाला है ना, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है ना, तो इसमें सल्फर की तो ज़रूरत है ही। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम और कोई भी ग्रुप लेकर बना सकते हैं, तो इनका इफेक्ट पड़ता है। किस तरह से इफेक्ट डालेगा, देखो नेचर ऑफ ग्रुप में क्या कहा गया है, द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इस टाइप का ग्रुप विल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन, कि आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन जो है, या ये कह सकते हो कि जो कंपाउंड है पूरी स्पीड से बनेगा, स्लो ब्रेक डाउन होकर बनेगा, या स्मूथली बन जाएगा, ये सारी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। इन सारी चीज़ों पर इफेक्ट डालता है कौन, डालेगा इफेक्ट, ये डालेगा इफेक्ट आपका फंक्शनल ग्रुप की नेचर कैसी है। नेचर से मतलब है कि वो एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड है, जैसे ग्रुप्स लाइक एल्काइल ग्रुप, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वाई, आपके जो एल्काइल है, OH है, NH2 ग्रुप है, ये आपके रिएक्शन के रेट को इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? क्या किसी के पास रीजन है इस चीज़ का कि ये क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? देखो बहुत आसान है, ये टाइप के जो आपके ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उनके पास भरे होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कोई भी एटम है, मैंने मान लिया यहाँ पे कोई भी एटम A है, ठीक है, इसके पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल्काइल मान लिया मैंने, ये एल्काइल ग्रुप है, इसके पास मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे मैनी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, जब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब यार ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। जब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन जब इसके पास ज़्यादा होंगे तो दूसरे के पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होने के बाद रिएक्शन को क्या कर देगा, इन्फ्लुएंस करेगा। रेट कैसा होगा, इंक्रीज होगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी इसकी रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट कराने की, और जितनी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसका सीधा मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जबकि आपके ग्रुप्स जैसे CHO, CO, COOH, यहाँ तक कि CNB, ये आपके
रिएक्शन को, कौन सी रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि ये आपके ग्रुप्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप का मतलब क्या है, ये ग्रुप किसी आसपास के ग्रुप के पास से सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, कमजोर बना देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं, एक साइड है हमारा C6H6, सिर्फ एग्जांपल को लेकर समझना। एक साइड आपका हो गया COOH, ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है। मान लो इसके पास रिएक्शन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करेगा, रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, मतलब उसके रेट को इंक्रीज करने के लिए, मान लो इस ग्रुप को, इस COOH को इसे एक इलेक्ट्रॉन और देने की जरूरत है, लेकिन ये इसके बदले में क्या करेगा, इसी का ही एक इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा, इसी का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा, तो इसके रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, बिल्कुल डिक्रीज कर देगा। समझ में आ गई इतनी बात कि इलेक्ट्रॉन पुलिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से मतलब क्या है कि ये जो आपके ग्रुप्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और उन्हें अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाती है। क्लियर है कोई इतनी बात? अब आगे देखो, सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था कि इसमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो होना है आपको 80 से 100 के बीच में रखना है। अब ये रखना क्यों है, मिनिमम 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मिनिमम है, ध्यान से देखना, MIN मिनिमम है। मिनिमम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द फिजन ऑफ बॉन्ड। मैंने सिर्फ इतनी सी चीज लिखी है, अब यही आपके लिए इनफ होगी। क्यों है ये इनफ? देखो मैं आपको रीजन बताती हूँ। कोई भी आपका जो ये बेंजीन है स्टेबल होता है अपने आप में, ये बात तो आप सभी जानते हैं, ये स्टेबल होता है अपने आप में। अब देखो जो C6H6 है इसके बॉन्ड्स को हमें क्या करना पड़ेगा, डिसोसिएट करना पड़ेगा। डिसोसिएट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पर बना रहे हैं C6H5SO3H ग्रुप बना रहे हैं। अब SO3H ग्रुप को इसके अंदर जोड़ने के लिए हमें बेंजीन के बॉन्ड्स को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे हमने मैकेनिज्म के सेकेंड स्टेप में किया था। ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट, मैं बिल्कुल सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आपको। अब देखो जब बॉन्ड डिसोसिएट होगा तभी तो नया कंपाउंड आकर जुड़ेगा, अगर बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होगा तो कंपाउंड जुड़ेगा ही नहीं। तो देखो 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आपका बेंजीन के बॉन्ड्स जो होंगे वो डिसोसिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन आसान हो जाएगी। और वो टेम्परेचर कितना रख सकते हो, 80 से 100 के बीच में रख सकते हो। मिनिमम 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, 80 to 100, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर मैं मान लो टेम्परेचर लूँ 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दूँ, 120, 140, 150 इस तक अगर मैं टेम्परेचर पहुंचा दूं, तब आपका यहाँ से क्या बनेगा तो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही, लेकिन इसमें आपका डाई डेरिवेटिव बनेगा, डाई सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव। किस तरह से, देखो अगर मैं यहाँ से 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करूं तब आपका बनेगा यहाँ से डाई सल्फो डेरिवेटिव, डाई सल्फो डाइसल्फो डेरिवेटिव। मेरी वॉइस को थोड़ा सा मैनेज करना, थोड़ा गला खराब है इस वजह से वॉइस थोड़ी ऐसी हो रही है अजीब अजीब सी, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना आप, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ से हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर ले लेते हैं तो आपका यहाँ से बनेगा डाइसल्फो डेरिवेटिव। कैसे, देखो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम 80 से 100 के बीच रखेंगे तो एक बॉन्ड डिसोसिएट होगा, एक बॉन्ड डिसोसिएट होगा। ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना हमें, ये जो हमें 80 से 100 के बीच टेम्परेचर लग रहा है, ये एक बॉन्ड को तोड़ने में लग रहा है। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दें तो 2 बॉन्ड टूट जाएंगे। अगर हम और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें, कितना, 180, 200, 210, 220 इतना अगर टेम्परेचर पहुंचा दें, या कह सकते हो वेपर फेज तक ले जाएं, वेपर फेज तक अगर हम ले जाएं तब कैसे होगा ये, अगर हम वेपर फेज तक टेम्परेचर ले जाते हैं तो आपके और ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएट होंगे। तब यहां से आपका क्या बनेगा, ट्राइसल्फो डेरिवेटिव। क्या बन जाएगा, ट्राइसल्फो डेरिवेटिव बन जाएगा, ये ट्राइसल्फो डेरिवेटिव। क्लियर है इतनी बात। इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो इस तरह से आपके क्या होंगे, बॉन्ड्स डिसोसिएट होंगे, इस तरह से बेंजीन के डेरिवेटिव्स बन जाएंगे, सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स बन जाएंगे, ठीक है।
तो इसी तरह से ये आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी हो गया। मैं चाहती हूँ फिलहाल आप इन दोनों ग्रुप्स का स्क्रीनशॉट लें। देखो इसमें एक और प्रॉपर्टी है जो मैं आपको अभी कराने वाली हूँ, वो आपके जो हमने H2SO4 लिया था ना, जो आपकी रिएक्शन कराई थी हमने, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया था ना, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आज ही करेंगे। मैं आपको अभी बता रही हूँ, क्या बताऊंगी मैं अभी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो तब बताती हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो मैं आपको क्या चीज़ बता रही थी, आपने अगर वो पीछे वाले का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको ये चीज़ बता रही थी कि ये जो आपकी इसकी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसमें हम दो टाइप से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से, एक तो हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप को लेकर। फंक्शनल ग्रुप कैसे, देखो मैंने आपको बताया ये होता है आपका C6H5SO3H, ये इस तरह से मान लिया मैंने SO3H। एक बार हम देखेंगे इसकी रिएक्शन इस ग्रुप को लेकर के, फिर एक बार देखेंगे हम हमारी बेंजीन रिंग को लेकर के। तो इसमें हमारी जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारी टू पार्ट्स में हम इसमें डिवाइड करके पढ़ेंगे। टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो टू पार्ट्स में क्या हो जाएंगी, वो थोड़ी लेंदी हो जाएंगी, कम से कम 8-10 के करीब हमारे फंक्शनल ग्रुप को लेकर हैं और इससे ज़्यादा हमारे रिंग को लेकर हैं 6-7 के करीब। इसी तरह से इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो थोड़ी सी लेंदी है, तो वो हम कोशिश करेंगे कि कुछ आज हो जाए, कुछ बाकी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो हमारा ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सल्फोनेशन रिएक्शन है ना, इसको कंप्लीट करेंगे। कैसे, देखो अभी आपको बताया नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट हम यहाँ पर लिखेंगे। अब मैंने आपको बता दिया फंक्शनल ग्रुप का, बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप किस तरह से इफेक्ट डालता है, टेम्परेचर का इफेक्ट बता दिया कि टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट डालता है। अब अटैकिंग रिएजेंट हमने क्या किया था, अटैकिंग रिएजेंट में बता दूं कौन सा है, C6H6, ये है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 और ये है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4। मैंने पूरी रिएक्शन लिखी है यहाँ पर। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप सीधा क्या करो, मैं आपको बार बार बताती हूँ एक चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट है ना, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हुआ करे तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में मैसेज किया करो। अगर आपको ऐसा हो जाता है कि कभी रिप्लाई नहीं कर पाते, थोड़ा लेट मिलता है पर करते ज़रूर है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारा ये चीज़ है ना, ये अटैकिंग रिएजेंट है, ये तो आपका कैटलिस्ट है, ये आपका अटैकिंग रिएजेंट है। अब इसके ये सारी चीज़ें, इसकी नेचर हमारी किस तरह से इफेक्ट डालेगी, कंसंट्रेशन जो है H2SO4 की किस तरह से इफेक्ट डालेगी हमारी रिएक्शन पे। देखो अगर हम लो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे तो सिर्फ आपका एक SO3H ग्रुप रिंग में इंसर्ट हो पाएगा। कैसे, सेकेंड स्टेप देखा था मैकेनिज्म का, इस तरह से आपका ये था, यहाँ पर हमारा इस तरह से बॉन्ड डिसोसिएट किया था हमने, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया था, SO3H पार्शियली पॉजिटिव का अटैक कराया था। ये आपका अटैक कहाँ हुआ था, इधर आके हुआ था। अब देखो अगर हम यहाँ पर लो कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, या कह सकते हो कि कम मात्रा में हम यहाँ पर अगर H2SO4 लें, यानी कि आप ये भी इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अगर हम यहाँ पर 60 to 70% कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तब सिर्फ आपका एक SO3H ग्रुप रिंग में इंसर्ट होगा, तब आपका क्या बनेगा, सल्फोनिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर हम वहीं पर इसकी हाई कंसंट्रेशन ले लें, हाई कंसंट्रेशन मतलब 80 to 90% अगर हाई कंसंट्रेटेड ले लें, तब आपके और ज़्यादा SO3H ग्रुप रिंग में इंसर्ट करेंगे, तब आपका क्या बनेगा, डाई सल्फो डेरिवेटिव बनेगा। क्या बनेगा, डाई सल्फो डेरिवेटिव। मैं वही चीज़ अभी यहाँ पर लिखने वाली हूँ, थोड़ा देखना। अगर इफ हाई कंसंट्रेशन इज यूज्ड, इफ high concentrated H2SO4 is used, high concentrated H2SO4 is used, then disulfo derivative will form, disulfo derivative will form, ठीक है। वहीं अगर हम और ज़्यादा 100% सांद्रता वाला H2SO4 ले लेते हैं, तब आपके और ज़्यादा SO3H ग्रुप इंसर्ट कर पाएंगे, तब वहाँ से आपका क्या बनेगा, ट्राइसल्फो डेरिवेटिव बनेगा। क्या बनेगा, ट्राइसल्फो डेरिवेटिव बनेगा। इफ अल्ट्रा प्योर 100% अल्ट्रा प्योर कंसंट्रेटेड H2SO4 is used, then आपका क्या बनेगा, then
ट्राइसल्फो डेरिवेटिव विल फॉर्म। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी यहाँ से, ये सारे पॉइंट्स होते हैं आपके जो आपके सल्फोनेशन रिएक्शन पर इफेक्ट डालते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि ये कंपाउंड कैसा होता है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कलर कैसा होता है, कलरलेस है या कलरफुल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें मेरे साथ साथ नोट डाउन नहीं की हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लें, या फिर बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊँ, वीडियो पॉज करें और साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। इससे आपके डाउट्स जो होंगे वो भी बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सी चीज़ यहाँ पर आई है, कौन सी रह गई है। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप स्क्रीनशॉट ही लेना चाहते हैं तो। देखिए इसमें आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैंने अभी आपको बताया, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले लो ध्यान से। ठीक है, अब मैंने अभी कहा कि इसका कलर कैसा होता है, तो ये होता है वाइट कलर का सॉलिड कंपाउंड होता है, ठोस होता है, लिक्विड नहीं होता है ये। और कलर कैसा होता है, वाइट कलर होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक्चुअल में वाइट और ब्लैक कोई कलर होते ही नहीं है। कलर कौन से होते हैं, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ये सारे जो कलर्स होते हैं, कलर ये होते हैं। वाइट कलर वो होता है जिससे जो आपके ये विबग्योर वाले कलर्स होते हैं ना, विबग्योर होता है आपका, ये रिफ्लेक्ट होते हैं तो वो हमें सरफेस वाइट दिखता है। और जो सरफेस सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करता है वो हमें कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, या फिर आप कह सकते हो कि वाइट कलर का होता है। ठीक है, अब देखो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये घुल जाता है। अब देखो पानी में क्यों घुलेगा, पानी में क्यों घुलेगा, C6H5SO3H, ये H है। अगर हम यहाँ पर क्या रखें, H2O रखें, तो ये क्या कर लेता है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में। जब ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में, तो इसी रीजन से ये आपका पानी में घुल जाता है, और ये पानी के साथ साथ जितने भी आपके पोलर सॉल्वेंट हैं उनमें भी घुल जाएगा। एसिडिक नेचर होता है जो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, एसिडिक नेचर कंटेन करता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आने पर ये आपका जो सॉलिड है वो थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आपकी शुगर मेल्ट होती है ना, ठीक इसी तरह से। और बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है, जिसपे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वाटर कितने पे बॉयल होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कमेंट करो, अभी सबको पता है ये चीज, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, यानी कि 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर इसमें बॉयल होना स्टार्ट होता है, या ये कह सकते हो कि ये वेपराइज्ड भी होना शुरू हो जाता है। कितने, 190 जैसे हाई टेम्परेचर पर। तो ये थी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी अगर आज ही करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करने हैं आप। ठीक है, और अगर अदर चीज़ों से कोई भी डाउट है, जैसे आपका क्लास हो गया, टाइमिंग हो गई, तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। ये आपके लिए इंस्टाग्राम आईडी बनाई हुई है हमने। आपके जो भी डाउट्स होते हैं ना, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। आपको सिर्फ आईडी पर जाना है। इंस्टाग्राम जो यूज़ करते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो सारा दिन इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल करते हैं, उन्हें पता है कैसे मैसेज करना है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए उस पर, पहले अपनी आईडी बना लेना, फिर उसके बाद सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया। आपको चैनल मिलेगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे एक ज्वाइन का बटन लिखा आ रहा होगा, ज्वाइन आता है लिखा हुआ, अगर उस पर आप टैप करते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन और टाइम से पहले ही मिल जाएंगे। कौन से टाइम से पहले, क्लास की टाइमिंग से पहले ही आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाकी चीज़ें करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।